हैं। ओके जी, अभी तक हमने ये देखा था कि डाटा क्या था। डाटा के हमने कहा था कि हमारे पास 2 टाइप्स का डाटा होगा, और इस दुनिया में है 2 टाइप्स का डाटा, या आपके पास कैटेगोरियल डाटा या आपके पास न्यूमेरिक डाटा है। कैटेगोरियल डाटा को ही हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, जो टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, और दूसरा डाटा जो क्वांटिटेटिव होता है या न्यूमेरिक डाटा होता है, वो उसकी अपनी टाइप्स हैं। या हमारे पास होल नंबर होता है, जिसको हम मोस्टली डिस्क्रीट फॉर्म में कहते हैं, डिस्क्रीट नेचर कह देते हैं। दैट इज काउंटेबल, जिसको हम काउंट करते हैं। और अदर टाइप उसकी है जिसको हम काउंट नहीं करते, हम उसकी मेजरिंग करते हैं। दैट इज हम कहते हैं उसको कॉन्टिन्यूस डाटा। तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस 2 टाइप्स हैं, क्वांटिटेटिव डाटा की या न्यूमेरिक डाटा की। और क्वालिटेटिव डाटा को हम आगे जाकर ना मैक्सिमम टर्म्स हम यूज करेंगे कैटेगोरियल डाटा। तो कैटेगोरियल डाटा मीन क्वालिटेटिव डाटा, जिसकी कैटेगरीज होती है। अब जो टाइप हो डाटा होगा उसकी अगेन हम मोस्टली टाइम पे आगे जाके ये वर्ड्स यूज करते हैं रिसर्च पेपर्स के अंदर, कि यूनिवेरिएट डाटा है हमारे पास है, ये बाईवेरिएट डाटा है। तो इसकी भी हम जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। अगेन यूनिवेरिएट, यूनिवेरिएबल, जिसमें एक सिंगल एक वेरिएबल होता है। बाई मीन टू, बाईवेरिएट मीन 2 वेरिएबल्स। यूनिवेरिएट मीन 1 वेरिएबल 1 टाइप ऑफ द डाटा। अगर हमारे पास इस टाइप का डाटा गिवन होगा जिसमें सिर्फ सपोज हम ट्रैवल टाइम कर रहे हैं जी, ट्रैवल टाइम इन मिनट्स हम शो कर रहे हैं, तो एक ही टाइप का डाटा एक ही वेरिएबल हमारे पास टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल अगेन वो पप्पी की गिवन है, पप्पी का वेट्स हैं, डिफरेंट पप्पीज गिवन है, उनके वेट्स गिवन होंगे, डिफरेंट फॉर्म में गिवन होंगे। अगर अगेन वेट्स हैं तो वेट कैन बी मेजर्ड, सो ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस होगा। अब इस यूनिवेरिएट डाटा के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, कि ये डाटा बहुत अच्छा स्प्रेडेबल डाटा है या ओवरलैपिंग डाटा है या कितना कम्प्लेक्स डाटा है। तो हमें ना इसकी डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, जिसको हम कहते हैं मीन और मीडियन एंड मोड। These are the 3 different methods that can be used to find the central value of this whole data. कि हम या मीन से कैलकुलेट करेंगे या मीडियन से कैलकुलेट करेंगे या मोड से कैलकुलेट करेंगे। तो मीन को आज हम डिस्कस करेंगे कि मीन बेसिकली डाटा के अंदर मीन जो होता है वो शो क्या करता है। और फिर हम ये देखेंगे कि ये डाटा कितना स्प्रेड हुआ है, यानी कितना एक दूसरे से दूर है डाटा। तो उसके लिए हम रेंज देखते होते हैं या क्वार्टाइल्स देखते हैं या फिर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और तीसरा फिर हम ये देखेंगे कि इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। हम अगर ग्राफिकली इसको प्लॉट करेंगे तो किस फॉर्म में कर सकते हैं। अगर हमारे पास यूनिवेरिएट डाटा है तो उसको एक ही वेरिएबल है ना, तो इसको हम या बार चार्ट की फॉर्म में शो कर सकते हैं या पाई चार्ट्स बना लेते हैं या फिर हिस्टोग्राम बना लेते हैं। हिस्टोग्राम में ये होता है कि आप हर वैल्यू की अकरेंस काउंट कर लेते हैं कि सपोज 2.5 है तो 2.5 कितने टाइम अक्कर हुई है, तो उसकी अकरेंस हम शो कर देते हैं चार्ट के अंदर। तो अगेन अगर हमारे पास यूनिवेरिएट डाटा होगा तो हम उसकी सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आगे जाके हमें सेंट्रल वैल्यू की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम मीन यूज करेंगे। फिर हमें ये देखना पड़ता है कि इस डाटा के अंदर स्प्रेड कितना है, ये कितना डाटा दूर दूर फैला हुआ है एक दूसरे से। उसके लिए जो हम यूज करते हैं या रेंज यूज कर लेते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम आगे जाके हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। और थर्ड चीज हमें ये देखनी पड़ती है कि इस डाटा को हम ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे। तो इसको हम मोस्टली हम हिस्टोग्राम की फॉर्म में कर लेते हैं या बार चार्ट की फॉर्म में कर लेते हैं। ये यूनिवेरिएट डाटा की बात कर रहा हूँ। The next type of the data is bivariate data. It mean we have 2 variables. It mean हमारे पास 2 टाइप्स का डाटा गिवन है, तो अब उसके साथ हम कैसे प्ले करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेल्स वर्सेस टेम्परेचर की फॉर्म में डाटा गिवन है, तो अब इसको हम कैसे देखेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे उसके सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अगेन सपोज हमारे पास एक शॉप है आइसक्रीम की, हम उसकी सेल्स देखना चाहते हैं।
तो आइसक्रीम की सेल्स हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये हमारे पास एक डाटा है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा क्या आइसक्रीम की सेल भी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मोस्टली आइसक्रीम हम समर में खाते हैं, ठीक है, क्यों ठंडी होती है, कोल्ड होती है ना, तो हम प्रेफर करते हैं कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होता है उतना हम ज्यादा आइसक्रीम, ये नेचुरली एक चीज है। लास्ट 12 डेज का ये हमारे पास सपोज किसी शॉप का डाटा गिवन है कि अगर 14.2 टेम्परेचर है तो उसकी सेल सपोज $215 है। अगर 16.4 टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड है तो 325 उसकी सेल है। तो इट मीन अभी मैं ये शो करना चाह रहा हूँ इस डाटा के अंदर कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक टेम्परेचर का, एक आइसक्रीम की सेल का, या आप इसको 2 एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, या इसको हम 2 फीचर्स भी कहेंगे आगे जाके। और इसमें हमारे पास 2 टाइप्स का डाटा है, एक हमारे पास टेम्परेचर की फॉर्म में है, दूसरा हमारे पास करेंसी की फॉर्म में है। तो अगेन 2 डिफरेंट टाइप्स का डाटा है, 2 एट्रीब्यूट्स हमारे पास आ गए। अब हमने ये देखना है कि इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। इसको हम जिस तरह यूनिवेरिएट डाटा था उसका हमने कहा था कि हम उसको प्लॉट करेंगे बार चार्ट की फॉर्म में या हिस्टोग्राम की फॉर्म में। अब अगर हमारे पास मोर देन 1 वेरिएबल का डाटा होगा, 2 वेरिएबल होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, या उससे भी ज्यादा वेरिएबल्स आ जाते हैं जिसको हम बाइवेरिएट डाटा कहेंगे, तो उसको हम प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफिकल फॉर्म में। मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट। तो स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में इसको हम प्लॉट कर देंगे। स्कैटर प्लॉट क्या होगा, ये 2 डायमेंशन कार्टेशियन प्लेस स्पेस होती है कि एक साइड पे हम हॉरिजॉन्टली उसका कोई भी एक वेरिएबल ले लेते हैं और दूसरा वर्टिकली हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टल कौन सा रखा है और सेल्स आगे जाके हम ये डिसाइड करेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल पे कौन सा वेरिएबल रखेंगे और वर्टिकल फॉर्म में कौन सा रखेंगे, जिसको आगे जाके हम इसको सेपरेट भी करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, द अदर वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे हम चूंकि टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम सेल देख रहे हैं, तो इसलिए टेम्परेचर को हॉरिजॉन्टल रखा हमने और उसके अकॉर्डिंगली हम सेल देख रहे हैं कि अगर टेम्परेचर सपोज इसमें 12 है तो उसकी सेल सपोज 200 है। अगर टेम्परेचर 14.2 था तो उसकी सेल सपोज 200 समथिंग डॉलर थी। तो इस तरह हम डाटा को प्लॉट कर लेते हैं। अब इस प्लॉट करने का फायदा क्या है, ठीक है, इस प्लॉट से ही हमने सारा डाटा की नेचर को देखना है कि डाटा किस टाइप का है, क्या वो इजीली सेपरेट होने वाला है, क्या डाटा दूर दूर फैला हुआ है, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे कहीं कोई आउटलायर तो नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी वैल्यू तो हमारे इस डाटा के अंदर करनी होगी। तो अगेन उस केस में भी हमें ये स्कैटर प्लॉट हमें ग्राफिकली देखना पड़ता है। तो इस स्कैटर प्लॉट के थ्रू हम इसको देख लेते हैं कि डाटा कितना फिट होगा। अब जब डाटा हमारे पास यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा तो हम उसकी रेंज देखेंगे या फिर हम उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। रेंज हम यूज करते हैं कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये यूनिवेरिएट डाटा का एग्जांपल है कि अगर यूनिवेरिएट डाटा हमारे पास है तो इसमें लोएस्ट डाटा हमारे पास सपोज 4 और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 है। तो इस केस में हम बना सकते हैं कि हमारी जो रेंज है वो हमारे पास यानी एक वेरिएबल हम कम भी रख सकते हैं, लेस देन इक्वल 4 कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 4 से लेस देन नंबर 3 है तो ग्रेटर देन 3 होगा। इसी तरह हाईएस्ट नंबर इस रेंज इस डाटा में 7 है तो हम कह सकते हैं कि या 8 है या 9 रख लेते हैं, और या हम कह सकते हैं इक्वल लेस और इक्वल ग्रेटर लेस इक्वल 7 के आप कर सकते हैं। तो रेंज हम डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के दरमियान गैप डिफरेंस कितना है। तो अगर सपोज हम इस केस में हम रेंज डिफाइन कर लेते हैं 3 to 9 तक, तो इट मीन द रेंज इसके अंदर क्या होगी, 9 - 3 दैट इज 6 की रेंज इसके अंदर होगी। समटाइम जो रेंज होती है वो मिसलीडिंग होती है उस केस में जहां पे हमारे पास आउटलायर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस टाइप का डाटा आ गया है तो ये जो आउटलायर आ गया कि हमारे पास जो वैल्यूज चल रही थी 8, 11, 5, 9, 7, 6 और अचानक से एक वैल्यू बहुत बड़ी आ गई है 3616,
ये टाइपो मिस्टेक भी हो सकती है, ये किसी जहाँ से डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उस किसी अगर सेंसर से कलेक्ट कर रहे हैं, सेंसर में कोई प्रॉब्लम भी आ सकता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये वैल्यू चेंज हो सकती है। अब इस केस में जो रेंज होगी वो मिसलीड करेगा हमें। हमें सपोज रेंज डिफाइन करेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इस केस में जो आ रही है हमारे पास रेंज दैट इज 3611, और ये हमारे पास ट्रू पिक्चर हमें शो नहीं कर रही। और इस केस में अगर हम देखते हैं तो मोस्टली वैल्यूज जो है वो अराउंड अराउंड 10 के हैं, तो जो सेंट्रल वैल्यू है वो 9 या 10 के सराउंडिंग में है। तो हाउ इज इट पॉसिबल जो इसकी रेंज है वो 3611 आ जाए। तो इस केस में अगर हमारे पास आउटलायर्स आ जाते हैं या कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो नॉइजी वैल्यू आ जाती है, उस केस में फिर हम रेंज को यूज नहीं करेंगे। फिर हम उस केस में जो बेस्ट होता है उसको बेस्ट सूटेबल जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। फिर हम बेटर टू यूज इंटरक्वार्टाइल रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो हमारी मोस्ट स्टैंडर्ड होती है, जिसको हम फिर आगे उसको यूज कर सकते हैं। कोई पूछ सकता है ना कि वाई हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही क्यों यूज कर रहे हैं, तो अगेन यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो रेंज होती है वो बेसिकली हमने देखना यह है कि कितना डाटा जो सेपरेट है, सेपरेट आउट हुआ है। तो सेपरेट करने के लिए हम चेक करते हैं या रेंज यूज कर लेते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं। तो रेंज का भी हमने देख लिया है कि जहाँ पे कोई नॉइजी वैल्यू आ जाए या हमारे पास कोई आउटलायर आ जाए तो वहां पे बेहतर परफॉर्म नहीं करता, उस केस में हम फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करेंगे। आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें शो क्या करता है? अगेन ये बेसिक डेफिनेशंस है जो हम शायद बहुत से कोर्सेज में शायद मैट्रिक्स से स्टडी करते आए हैं, लेकिन मेरा दिल था कि मैं एक दफा ना दोबारा आप लोगों को रिवाइज करवाऊं विद डाटा की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ स्प्रेड आउट नंबर्स आर, कि जो हमारे पास डाटा गिवन है, जो नंबर्स गिवन है वो कितने स्प्रेड आउट है। इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, अगेन हम सिग्मा यूज करते हैं, जिसको हम लेटर ग्रीक लेटर जनरेटेड बाय सिग्मा। फार्मूला इज इजी, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। हम पहले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और जो हमें ये बताता है कि उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो इट मींस वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें वेरिएंस देखना पड़ेगा। अब वेरिएंस क्या होता है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। किसी भी डाटा के अंदर जो डाटा गिवन होता है वो मीन से कितना डेविएट कर रहा है या मीन से वो कितना वेरी कर रहा है, उसको वेरिएंस कहते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि मीन क्या होगा, ठीक है? तो मीन को भी देख लेते हैं कि मीन क्या होगा हमारे पास। मीन आपने देखे होंगे कि हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के मीन होते हैं, जिसमें एक सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है, दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है और तीसरा हमारे पास एक हार्मोनिक मीन होता है। तो आज हम ये देखते हैं कि कौन सा मीन कब यूज करेंगे, ये भी हमें डिसाइड करना आज, क्योंकि आगे डाटा के अंदर या क्लस्टरिंग के अंदर या क्लासिफिकेशन के अंदर हमें यही तो डिसाइड करने हैं कि कौन सा मीन कब यूज करना है हमने। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द मीन। द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स, कि जितने हमारे पास नंबर्स होंगे उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। और एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितने नंबर्स गिवन होते हैं उनको सम करेंगे, डिवाइड बाई टोटल नंबर काउंट कर लेंगे। तो सपोज हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 6, 11 एंड 7। तो इसका मीन क्या आएगा? 6 + 11 + 7 दैट इज 24, और इसको टोटल नंबर पे डिवाइड करेंगे, दैट इज मीन इज 8। अब हमें ये शो क्या करेगा? मीन हमें शो क्या करेगा कि हमारा कोई भी डाटा होता है, सेंटर वो कहाँ पे आ गया। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, स्टूडेंट्स के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं कम्युलेटिव, जब हमने ग्रेड असाइन करने होते हैं, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि सपोज मैंने एक एग्जाम टफ बना दिया है और सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो तकरीबन 30 to 50 की रेंज में आ गए। इट मीन सारे स्टूडेंट्स फेल होने चाहिए? नहीं। तो हमें उसमें ये देखना पड़ता है कि एवरेज कहाँ पे आ गई है। सपोज अगर एवरेज 40 पे आ गई है
तो एवरेज पे हम बी ग्रेड असाइन कर देते हैं या सी ग्रेड असाइन कर देते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि मैक्सिमम लोग कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, जिसको हम एवरेज कंसीडर करते हैं। फिर हमें ये ग्रेड असाइन करना पड़ता है कि ऊपर वाला ग्रेड कहाँ पे असाइन करें, उससे लेस वाला ग्रेड कहाँ पे असाइन करें। अगर एवरेज पे मैंने सी ग्रेड असाइन किया है तो अब बी ग्रेड मैं कहाँ पे असाइन करूंगा, तो मीन से कितना डेविएट करके या कितना वेरिएंस कैलकुलेट करके मैं देखूंगा, यहाँ पे जाके मैं नेक्स्ट ग्रेड असाइन करूंगा। और इसी तरह उस मीन माइनस कितने डेविएशन पे या कितने वेरिएंस पे मैं उससे नीचे वाला ग्रेड असाइन करूंगा। तो मुझे ये चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके लिए मुझे वेरिएंस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर ये सपोज हमारे पास यूनिवेरिएट डाटा गिवन है, ये यूनिवेरिएट डाटा की हम बात करें कि एक वेरिएबल हमारे पास है, इस केस में हम अगेन टोटल सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 15 किया, तो हमारे पास जो एवरेज नंबर है दैट इज 22। अब सम टाइम नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, तो उसको भी हम पॉजिटिव ऐड करके हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। ये मीन अगेन सूटेबल होता है जहां भी हमारे पास वन वेरिएबल डाटा गिवन होता है और उसमें हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के और होते हैं, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं और हार्मोनिक मीन कहते हैं। अब हमने ये देखना है कि सिंपल जो अरिथमेटिक मीन है, जो सारे नंबर्स को ऐड करके डिवाइड बाय टोटल हम ऐड कर देते हैं, ये कहाँ पे यूज नहीं होगा। और यार ज्योमेट्रिक मीन अगर हार्मोनिक मीन यूज करेंगे, ये कहाँ पे यूज हो जाएगा, इसको भी हम देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन पहले देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, दो नंबर्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। ये अगेन हमने मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर की मैथ में हमने स्टडी किया है। ज्योमेट्रिक मीन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज वेयर वी मल्टीप्लाई द नंबर्स टुगेदर। जितने भी नंबर हमारे पास होंगे, अगर हमारे पास 2 नंबर्स हैं तो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। अगर 3 नंबर्स हैं तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका क्यूब रूट ले लेंगे। तो जितने नंबर्स होंगे उतने का उसकी रूट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 18 इज 36, और इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट मीन जो अंडर रूट लेते हैं दैट इज 6। तो इट मीन ये हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन इसका 6 आ जाएगा। और ज्योमेट्रिक मीन जो मोस्टली होता है दैट शोज द एरिया ऑफ दैट प्लेस। इसी तरह अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो 3 के केस में हमारे पास वॉल्यूम शो होता है 10 इंटू 15.1 2 इंटू 8, तीनों को मल्टीप्लाई किया, उसका क्यूब रूट लेंगे दैट इज 16। और अगर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं तो वो हमें बेसिकली वॉल्यूम को शो करता है, जिसमें बेस होती है, हाइट होती है और उसकी वेट आ जाती है। इसी तरह ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 4 नंबर हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। उन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे और उस हिसाब से उसका रूट लेते जाएंगे। अगर 5 नंबर्स हैं तो उसका 5th रूट उसका हम कैलकुलेट करेंगे और हमें वो 5th रूट दे देगा। अब हमने देखना यह है कि सपोज अगर हमारे पास बहुत ज्यादा साइंटिफिक नोटेशंस की फॉर्म में अगर हमारे पास आ गए, तो अगेन उस केस में भी हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके तो उसको हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट नहीं, जो जितने नंबर्स होंगे उतने का हम रूट ले लेंगे। अब हमने देखना यह है कि यूज कहाँ पे होगा। क्या हर जगह पे हम ज्योमेट्रिक मीन यूज करेंगे या कोई स्पेसिफिक रीजन है जहां पे हम यूज करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज यूजफुल व्हेन वी वांट टू कंपेयर थिंग्स विद वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जब हम दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना चाहते हैं वहां पे हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करना है कि आगे हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, सपोज एक कैमरा है जिसकी सपोज जूम गिवन है और दूसरा उसके रिव्यूज गिवन है, तो मैंने ये डिसाइड करना है कि कौन सा मुझे कैमरा बाय करना चाहिए। तो इट मीन मुझे प्रेडिक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ न्यू कैमरा, और अब हम रिव्यूज देखते हैं जो पुराने कैमरास है, ओल्ड कैमरास हैं। वन कैमरा हैज अ जूम ऑफ 200 and gets 8 in reviews,
और उसके 8 लोगों ने उसको रिव्यू पॉजिटिव रिव्यूज दिया हुआ है। द अदर हैज 250 जूम और उसके 6 पॉजिटिव रिव्यूज आए हुए हैं। अब इस केस में मुझे कौन सा जो कैमरा वो प्रेफर करना चाहिए? इट मीन मुझे प्रेडिक्शन करनी है। अब प्रेडिक्शन मैं किस बेस पे करूंगा? क्या मैं इन दोनों की एवरेज ले लूं, 200 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कर लूं, और 250 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कर लूं? तो इस केस में क्या जो सिंपल एवरेज थी, जिसको हमने अरिथमेटिक एवरेज कहा था, क्या वो सूटेबल रहेगी? वो सूट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल, comparing the using arithmetic mean gives 200 plus 8 divided by 2 that is equal to 104. अगर हम दूसरे के लिए यूज कर कैमरे के लिए यूज करते हैं 250 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 128। तो इट मीन जो अरिथमेटिक मीन है वो जो 250 वाला है और उसके रिव्यूज कम थे, वो हमें बेहतर उसकी वैल्यू दे रहा है। तो द जूम इज सच अ बिग नंबर दैट यूजर रेटिंग गेट्स लॉस्ट। यानी एक वेरिएबल जिसकी वैल्यूज बहुत ज्यादा हाई थी और दूसरा एट्रीब्यूट ऐसा था जिसकी वैल्यूज कम थी, जिसकी वैल्यूज कम थी उसको तो उसने लॉस कर दिया, यहाँ पे उसका इफेक्ट नजर हमें नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस केस में फिर हम जो सिंपल अरिथमेटिक मीन होता है वो हम प्रेफर नहीं करते, फिर हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन हमें कैसे सूट करेगा? अब इस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 8 का अंडर रूट और 250 मल्टीप्लाई बाय 6 का अंडर रूट। तो एक की एवरेज, एक की हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन 40 आ रही है, दूसरे की 38.7 आ रही है। इवन दो द जूम इज 50 बिगर, द लोअर यूजर रेटिंग ऑफ 6 इज स्टिल इंपॉर्टेंट। उसकी भी कोई ना कुछ इंपॉर्टेंस है जो स्मॉल नंबर है। तो इस तरह हम मीन कैलकुलेट करके हम कुछ ना कुछ डिसीजंस कर सकते हैं कि कौन सा कैमरा मुझे बाय करना चाहिए, कौन सा कैमरा बाय नहीं करना चाहिए। अभी तक हमने ये सिंपल सा डिफरेंस देखा है कि कहाँ पे मुझे अरिथमेटिक मीन यूज करना है, कहाँ पे मुझे ज्योमेट्रिक मीन बेहतर सूट करेगा। अरिथमेटिक मीन प्रेफर हम करते हैं जहां पे हमें अगर यूनिवेरिएट डाटा, अगर एक ही वेरिएबल का डाटा गिवन है उसमें प्रेफर करते हैं हम अरिथमेटिक मीन को प्रेफर करना। लेकिन अगर मोर देन 1 एट्रीब्यूट्स हैं, 2 एट्रीब्यूट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं और फिर हम उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप देखना चाहते हैं मीन की बेस पे, उस केस में हम ज्योमेट्रिक मीन को प्रेफर करेंगे। तो ये काइंडली थोड़ा सा पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखना। थर्ड था हार्मोनिक मीन। ये भी हम एफएससी में हमने मैथ में स्टडी किया था। द रेसिप्रोकल ऑफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल, कि कोई भी हमारे पास रेसिप्रोकल क्या होता है, उसका अपोजिट। तो हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं, कोई भी नंबर्स होते हैं उसको 1 पे डिवाइड करते हैं और उसके टोटल सम पे उसको अगेन डिवाइड कर लेते हैं। सपोज वी हैव दीज आर द 3 नंबर्स 1, 2 एंड 4। तो इनका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 डिवाइडेड बाय 4। पहले 1 पे डिवाइड करें सबको, अब इन तीनों को हमने ऐड कर लिया। 1 प्लस 0.5 प्लस 0.25 दैट इज 1.75। अब इस पे हमने एवरेज को डिवाइड कर देना है। टोटल नंबर हमारे पास कितने थे? 3, तो 1.75 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो हमारे पास हार्मोनिक मीन होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 1.75 एंड दैट इज इक्वल टू 0.714। अगर हम इसको डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक रखते हैं तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आएगा। लेकिन अब हमने हार्मोनिक मीन तो आगे हमने जब लैंग्वेज यूज करनी है, पाइथन यूज करेंगे या मैटलैब यूज करेंगे, वो तो हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा। लेकिन पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हार्मोनिक मीन कहाँ पे हम यूज करेंगे। अगेन ये कैलकुलेशंस आपको आए या ना आए ये मैटर नहीं करता कि आपको मीन कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता, कोई मसला नहीं। तो आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना आए या ना आए कोई मसला नहीं। हार्मोनिक मीन कैलकुलेशन बिल्कुल आपको ना आए, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा मीन मैंने कब यूज करना है या कब प्रेफर करना है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये जो कैलकुलेशंस हैं ये तो हमें बिल्ट इन फंक्शन बने बनाए मिल जाते हैं, वो हम यूज करेंगे, वो हम कैलकुलेट करके हमें दे देगा। कैलकुलेशन हमने नहीं देखनी, हमने सर प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। हाँ मैं ये बता रहा हूँ ये सिग्नल लो हो गए थे।
ओके जी, मैं ये बता रहा हूँ कि हमने अभी तक 3 मीन देखे हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हम इनकी कैलकुलेशंस पे नहीं जाना कि हमें कैलकुलेट करने आए, जिस तरह हम मैथ में करते रहे हैं। हमारे पास हम जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करेंगे उनमें सब में ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। किसी का ये मीन कैलकुलेट करना है तो बिल्ट इन फंक्शन मिल जाएगा, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो बिल्ट इन फंक्शन मिलेगा, ज्योमेट्रिक मीन का भी बिल्ट इन फंक्शन मिल जाएगा। हमें ये अंडरस्टैंडिंग करनी है इस लेवल पे आके, जो हमें रिसर्च में हमें चाहिए होती है, कि कौन सा मीन मैंने प्रेफर करना है। कि अगर किसी टाइप का डाटा आपके पास आता है और अगर आप एक रिसर्च पेपर स्टडी करते हैं और उसने अगर सपोज इस टाइप का डाटा गिवन था और उसने सिंपल मीन यूज करके कोई कैलकुलेशन कर लिया है, अब आपसे हम मोस्टली हम ये कहते हैं कि इसका क्रिटिकल रिव्यू दो। तो आपने क्रिटिकल रिव्यू में ये लिखना होता है कि क्या उसने जो मीन कैलकुलेट किया था वो सूटेबल था इस डाटा के लिए या नहीं सूटेबल था। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा मीन बेहतर था, आपने डाटा को देखना है, डाटा की नेचर टाइप देखनी है, तो आप खुद देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिंपल अरिथमेटिक मीन सूटेबल था। अगर सूटेबल था और उसने यूज कर लिया, आप सिंपल लिख सकते हैं कि ये इसमें कोई इशू नहीं है। अगर सपोज आपको लगता है कि जी इसमें बाईवेरिएट डाटा था और जो एट्रीब्यूट्स थे वो भी डिफरेंट टाइप्स के थे और उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट थी, और यहाँ पे तो जो अरिथमेटिक मीन है वो सूटेबल नहीं था, जिस तरह भी हमने एक सिंपल एग्जांपल से हमने देखा है, तो वहां पे आपने क्रिटिकल एनालिसिस ये कर सकते हैं कि जी इसने अरिथमेटिक मीन यूज किया है, लेकिन यहाँ पे अरिथमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन वो ज्यादा बेहतर था। ठीक है, वो तब आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे जब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी क्लियर के डाटा के साथ, जब आप प्ले करेंगे थोड़ा सा। इसलिए मैं ये आपको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन सा मीन कब यूज करना है। तो हार्मोनिक के केस में हम यूज देखते हैं जी कि हम कब यूज करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस टाइप का प्रॉब्लम है, we travel 10 kilometer at 60 kilometer per hour, then another 10 kilometer at 20 kilometer per hour, what is our average speed। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें हार्मोनिक मीन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में हम सिंपल जो मीन होता है कि जी हम यूज कर लें 10 प्लस 60 प्लस 20 कर लें और डिवाइडेड बाई 2 कर दें। ठीक है, तो वो तो 80 आएगा, तो 80 किलोमीटर 80 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 40 आनी चाहिए एवरेज, तो 40 एवरेज नहीं है इसकी। ठीक है, जब हमें डिफरेंट रेंज में डिफरेंट किलोमीटर दिया हुआ है और डिफरेंट डाटा गिवन है, तो उस केस में जब हमने किलोमीटर रेंज कैलकुलेट करनी है तो हर मीन जो होगा उसका चेंज हो जाएगा। तो चेक एट 10 kilometer at 60 kilometer per hour takes 10 minutes, then 10 kilometer at 20 kilometer takes 30 minutes। ठीक है, so the total 20 kilometer takes 40 minutes which is 30 kilometer per hour। यानी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम जाएंगे तो हमें उतना डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अगर यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम हो और हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना हो जिसको हम कहेंगे उसकी एवरेज स्पीड को ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करेगा, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो सिंपल मीन को हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हमें यहाँ पे हार्मोनिक मीन को प्रेफर करना है। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपने डिजाइन करनी है। और यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, हार्मोनिक मीन इज गुड एट हैंडलिंग लार्ज आउटलायर्स। अगर कोई हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू एक सिंगल आ जाती है ड्यू टू टाइपो मिस्टेक, ड्यू टू नॉइज, ड्यू टू सेंसर प्रॉब्लम, ठीक है, उस केस में भी जो हार्मोनिक मीन होता है वो सूटेबल होता है एज कंपेयर टू अरिथमेटिक मीन के। तो काइंडली आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है कि अरिथमेटिक मीन कब सूट करता है, हार्मोनिक मीन कब सूट करेगा और ज्योमेट्रिक मीन कब सूट करेगा।